हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम अपना टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आगे बढ़ाते हुए इसका नेक्स्ट पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल तो आपको याद होगा, जब हम दो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस को एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखते हैं तो जो ये हमारा सिस्टम फॉर्म होता है, बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। वर्क भी हम पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए हमें जो काम करना होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किस तरह से वर्क हो रहा है, किस तरह से वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, हमारा टेस्ट चार्ज। आज हम पढ़ने वाले हैं, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायपोल की वजह से जनरेट हो रहा है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं तो उसका वर्क कितना होता है, जिसे जानने के लिए हमें अपना टॉपिक पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसे जनरेट होता है डायपोल की वजह से, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके लिए आप मेरा वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल देख सकते हैं, वो आपको मेरे चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी पर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आपने पढ़ा था, जब कोई एक चार्ज है इन्फिनिटी से आता है किसी अदर चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उस कंडीशन में हमें पता है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 माइनस Q अपॉन R2, जहाँ R1 और R2 क्या है, R1 इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द फिक्स चार्ज। ये फिक्स चार्ज होता है, इससे हमारे इस पॉइंट की डिस्टेंस होती है, और R2 क्या होती है, हमारे इस चार्ज की डिस्टेंस इस चार्ज से जिसको हम इन्फिनिटी से लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा R1 R2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हम अपने इस डेरिवेशन में जो आज ड्राइव करने वाले हैं उसमें भी हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट अस कंसीडर वी हैव एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P कितना होता है, चार्ज मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ डायपोल, यानी कि 2QD, जहां हम क्या मानते हैं, Q चार्ज मानते हैं और 2D उसकी लेंथ मानते हैं। किस तरह से, देखो इस तरह से, ठीक है, दिस इज प्लस Q चार्ज एंड दिस इज माइनस Q चार्ज। ये डिस्टेंस कितनी है, 2D। याद रखना ये डिस्टेंस स्मॉल होने वाली है, बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, बहुत कम सेपरेशन होता है। ये तो हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा बड़ा दिखा रहे हैं। ठीक है, लेट अस कंसीडर देयर इज अ पॉइंट P एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डायपोल। डायपोल के मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। ठीक है, हम ये पॉइंट यहाँ मान रहे हैं एट एंगल थीटा फ्रॉम द डायपोल। डायपोल से थीटा एंगल पर है ये। देखो अब यहाँ हमने थीटा एंगल पर क्यों लिया है, क्योंकि थीटा एंगल का मतलब ये है कि इसके एक्सिस पे भी हो सकता है, इसके एक्सिस पे यहाँ इस तरह से हो सकता है, इक्वेटोरियल पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो थीटा की वैल्यू होगी वो अपने डेरिवेशन में रखेंगे और डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें 2 या 3 अलग इक्वेशंस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अब देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज प्लस Q इज लेट R1। हम मानते हैं ये जो डिस्टेंस है ये R1 है, ये डिस्टेंस हमने R मानी है, एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम माइनस Q चार्जेस R2। ठीक है, और हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये होता है। हमें R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस इक्वेशन में रख देनी है। ठीक है, अब देखो R1 और R2 की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे। इनको फाइंड आउट करने के लिए आपको अपनी थोड़ी सी टिग्नोमेट्री लगानी होगी। टिग्नोमेट्री, यहाँ पे हम साइन कोसाइन का कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, उससे फाइंड आउट करने वाले हैं। देखो सबसे पहले साइन कोसाइन की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना होता है, आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री वहाँ अप्लाई ही नहीं होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक राइट एंगल होता है, उसके सामने हाइपोटेनस हो जाता है, बेस और हाइट। ठीक है, एंगल के साथ जो होता है बेस होता है और उसके सामने हाइट हो जाती है। ठीक है, अब हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। तो देखो हम कैसे लगाएंगे, हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट को, ठीक है, सपोज दिस पॉइंट A एंड दिस पॉइंट इज B। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इस लाइन, ये पॉइंट O मानते हैं हम, पॉइंट O पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एंगल 90 डिग्री हो गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, R2 की। हमें पता है BP इज इक्वल्स टू R2 एंड AP इज इक्वल्स टू
R1 है हमारे पास, ठीक है, और OP की वैल्यू कितनी है R। नाउ ट्रिग्नोमेट्री से हमें R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ देखो ये पॉइंट हो जाता है हमारा B डैश। यहाँ देखो ये बहुत छोटी सी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं फ्रॉम फिगर से हमें दिखाई दे रहा है अच्छे से BP इज अबाउट टू इक्वल टू B डैश P, ठीक है। BP की हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं R2 की, लेकिन इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, ये हमारे पास है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। इसको भी हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, देखना कैसे। एंड B डैश P की वैल्यू कितनी है हमारे पास B डैश O प्लस OP। इज दैट क्लियर, समझ आ गया आपको। नाउ OP इज इक्वल्स टू, सो यहाँ पे हमारा BP कितना हो जाएगा R2 इज इक्वल्स टू B डैश O। देखो B डैश O कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो हमें ये देखना होगा ये एंगल क्या है थीटा। ये एंगल थीटा है तो हमारा ये एंगल भी तो थीटा ही होगा, नहीं होगा। एक लाइन है इस तरह से, अपोजिट एंगल हमारे सेम होते हैं नहीं होते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं क्लास 7th में ही। आप सर्कल पढ़ते हो वहां पढ़ लेते हो कि अपोजिट एंगल सेम होते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये राइट एंगल है तो ये क्या होगा इसके लिए हाइपोटेनस। ये डिस्टेंस क्या है हमारी D, ठीक है, क्योंकि टोटल 2D है तो ये D होगी और ऊपर वाली ये D होगी, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारे पास D है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है B डैश O की, ठीक है। और ये क्या है बेस, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो हमें कौन सा फंक्शन लगाना होगा cos थीटा, ठीक है, इन ट्रायंगल B डैश OB में cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, चलो निकालो जल्दी। cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है इसका B डैश O अपॉन हाइपोटेनस कितनी है इसकी OB, ठीक है। तो B डैश O की वैल्यू कितनी आ गई, OB की वैल्यू कितनी है हमारे पास OB इज इक्वल्स टू D, सो D cos थीटा। ओके क्लियर। सो R2 इज इक्वल्स टू B डैश O कितना है हमारा D cos थीटा प्लस OP R, सो हम वी कैन राइट R प्लस D cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ऐसे ही हम R1 की वैल्यू भी निकाल लेंगे सिमिलरली। R1 की वैल्यू क्या होगी R1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखो R1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से हम इस डिस्टेंस OP पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया हमारा, दिखाई दे रहा है हमें अच्छे से 90 डिग्री एंगल है। तो ये क्या, ये सपोज हम A डैश पॉइंट मान लेते हैं। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं R1 की वैल्यू कितनी है हमारी AP इज इक्वल्स टू अबाउट टू किसके इक्वल हो जाएगी A डैश P के, क्योंकि ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है ना, तो ये लगभग दोनों बराबर ही होंगी। तो A डैश P की वैल्यू हमारी कितनी है और A डैश P इज इक्वल्स टू टोटल ये OP माइनस OP, ठीक है। सो A डैश P कितना है OP कंप्लीट में से अगर हम इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी A डैश P, तो OP माइनस A डैश O, OP माइनस A डैश O। सिमिलरली A डैश O भी हम वापस क्या करेंगे अपना cos थीटा लगाएंगे, cos फंक्शन लगाएंगे, क्योंकि OP तो हमें पता है R है। इन ट्रायंगल AOA डैश, ठीक है। AOA डैश में cos थीटा कितना है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, अगेन बेस क्या हो जाएगा इसके लिए A डैश O अपॉन हाइपोटेनस कितनी है इसकी OA। तो यहाँ से A डैश O की वैल्यू कितनी आ जाएगी, OA की वैल्यू कितनी है D cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा R1 कितना आ गया, यानी AP इज इक्वल्स टू A डैश P है ना, तो A डैश P को हम क्या लिख सकते हैं R1 इज इक्वल्स टू R माइनस A डैश O इज इक्वल्स टू D cos थीटा। इज दैट क्लियर, आपको समझ आ गया। अब यहाँ कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आने वाला है, मैं उसको सोल्व कर देती हूँ आपके उस क्वेश्चन को पहले ही। देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि हमने यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डाला और यहाँ से ऐसे, क्या हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते थे, मतलब अगर ये हमारा A है और ये B है, ये माइनस क्यों है ये प्लस क्यों है, ठीक है। तो हम ऐसे भी तो डाल सकते थे, इससे यहाँ परपेंडिकुलर और इससे यहाँ परपेंडिकुलर, क्या ये पॉसिबल नहीं था, एग्जैक्टली ये पॉसिबल था, बट हमने ऐसा क्यों नहीं किया। देखो इसका एक
रीज़न है। आप अपनी फिगर में ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस R1 की वैल्यू OP R से कम है, ठीक है, क्या है, R से कम, तो इसलिए हम इंटरनली इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं। अगर हम इसको आगे बढ़ा के इसके बाहर परपेंडिकुलर डालते तो ये क्या हो जाता, ये डिस्टेंस पहले से छोटी है और ये और ज़्यादा बड़ी हो जाती, और ज़्यादा छोटी हो जाती, तो उस कंडीशन में हम AP को A' के इक्वल नहीं कर सकते थे। अब हमने क्या किया, इस पे यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया, तो इस वजह से क्या हुआ, ये डिस्टेंस हमारी कट गई, तो हमने यहाँ पे AP इज इक्वल टू अबाउट A' मान लिया, हो गया हमारा ये, क्योंकि हमने इस डिस्टेंस को, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस थे, इसको छोड़ दिया है, ठीक है। सिमिलर हमने यहाँ पे किया है। जब आप देखेंगे R की जो वैल्यू है वो इस बार R2 से कम है, ठीक है, फिगर से आपको दिखाई दे रहा है, ये कम है और ये ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, इसको पीछे बढ़ा के यहाँ पे इसमें परपेंडिकुलर डाला, तो क्या हुआ, ये डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ गई, तो जो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस थी ना, ये यहाँ पे ऐड ऑन होके यहाँ पे आ गई, ऐड हो गई, ठीक है, और इसलिए हमारा जो B' है वो BP के इक्वल हो गया। क्लियर, आपको समझ आ गया हम इसका परपेंडिकुलर इंटरनली क्यों ले रहे हैं और इसका एक्सटर्नली क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम उल्टा कर देंगे तो आपको पता है क्या होगा, ये डिस्टेंस ऑलरेडी इससे छोटी है और आप इसका अंदर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये और छोटी हो जाएगी डिस्टेंस, उस कंडीशन में हम B' को BP के इक्वल नहीं बोल सकते। क्लियर है, सो हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू आ चुकी है, पुट इन इक्वेशन A, हम इसे इक्वेशन A मान लेते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट नहीं सॉरी A, सो V कितना हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, R माइनस D cos थीटा, ओके, माइनस Q अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है हमारी, कहाँ है R2 की वैल्यू, R2 इज इक्वल्स टू R प्लस D cos थीटा, R प्लस D cos थीटा। याद रखना D इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू R, R के कंपैरिजन में D क्या है, बहुत स्मॉल वैल्यू, क्योंकि 2D हमारी बहुत छोटी वैल्यू हमने ली हुई है, बहुत कम सेपरेशन होता है इन दोनों चार्जेस के बीच में, और उसका भी याद होगा तो ये और छोटी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सो इस कंडीशन में हमारी V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब सोल्व करेंगे जब हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, R माइनस D cos थीटा इंटू R प्लस D cos थीटा, ये आपको मैथ से सब सोल्व करना आता है, ठीक है। तो क्या हो गया इसका सॉल्यूशन, ये हो जाएगा R प्लस D cos थीटा माइनस R माइनस माइनस प्लस D cos थीटा, ओके, R से R कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा आपका, देखो अब यहाँ पे हमारा बचता है V is equals to Q upon 4 pi epsilon naught. This value is 2D cos theta. 2D cos theta upon R square minus D square cos square theta. Why? Because this is A minus B into A plus B. So it is A square minus B square. मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ D is very small compared to R. So जब हम small value का स्क्वायर कर देंगे तो वो और छोटी हो जाएगी, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि आगे छोटी होती जाएगी जितनी इसकी पावर बढ़ेगी, तो क्या करेंगे हम लीव कर देंगे इसको, लीव D स्क्वायर, बिकॉज क्यों, क्योंकि R इज वेरी ग्रेटर देन टू D, ठीक है। सो इस कंडीशन में V की वैल्यू क्या होगी, अब देखो ये वैल्यू क्या है 2DQ, 2QD, कहाँ है 2QD, इट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल, सो हम इसको P लिख सकते हैं ना, V इज इक्वल्स टू P, डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर P cos थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, ये आ गई हमारी वैल्यू। आपको P cos थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, P डॉट R वेक्टर P डॉट वेक्टर R। अब ये वेक्टर R क्या है, वेक्टर R यूनिट वेक्टर है जो सिर्फ क्या देता है, डायरेक्शन बताता है हमें, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। तो वेक्टर P डॉट वेक्टर R करते हो तो आप उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी,
पी कॉस थीटा, क्योंकि जो दो वेक्टर होते हैं उनका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, क्योंकि वी की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 1 है तो वो ए कॉस थीटा हो जाएगी, तो इसलिए पी कॉस थीटा आपको ऐसे भी लिखा हुआ है, ये मिल सकता है। नाउ इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 0 या 180 डिग्री है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, वी की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री के लिए क्या होगा प्लस, क्योंकि cos 0 डिग्री +1 होता है और cos 180 डिग्री -1 होता है, तो ये वैल्यू +-1 हो जाएगी। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो उस कंडीशन में cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और 0 से मल्टीप्लाई होती है पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 0, सो v इज इक्वल्स टू 0। यानी कि आप क्या समझे यहाँ से कि अगर चार्ज जो हमारा टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहा है वो एक्सियल डायरेक्शन से आ रहा है, ऐसे या ऐसे एक्सियल डायरेक्शन में आ रहा है, एक्सिस के अलोंग आ रहा है हमारे डायपोल की, तो उस कंडीशन में तो वो वर्क करेगा हमारा, ठीक है, डायपोल मूवमेंट उस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना होगा, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं हम ये आएगी। बट अगर वही इक्वेटोरियल पोजीशन में आ जाए हमारा चार्ज, ठीक है, यहाँ पे यानी कि, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हमारा टोटल वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि डिस्टेंस दोनों चार्जेस से एकदम सेम होने वाली है और इसकी वैल्यू अलग होगी और इसकी वैल्यू अलग होगी। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं ना तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को भी चार्ज की ऐड करना पड़ता है। क्यों ऐड करना पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो होते हैं ना वो स्केलर क्वांटिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनके लिए नहीं होते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस साइन के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन को एडजस्ट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम नेट निकाल लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ना स्केलर क्वांटिटी की तो वहाँ हमें प्लस और माइनस साइन को वैल्यू देनी पड़ती है। वहीं अगर आप इक्वेटोरियल पोजीशन में इसको लेके जाने वाले हो तो इसकी वजह से माइनस क्यों, इसकी वजह से प्लस क्यों आ जाएगा, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी नेट वैल्यू 0, क्योंकि डिस्टेंस हमारी दोनों तरफ से सेम रहने वाली है। ठीक है, क्लियर है। तो हमने आज क्या समझा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। एक डायपोल की वजह से जब हमारा जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज टेस्ट चार्ज लाया जाता है तो वो किस तरह से वर्क करता है, वो इस तरह से वर्क करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।